नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए खड़ी की नई मुसीबत। सोशल मीडिया पर वायरल बयान में भारत को धमकाते हुए पाकिस्तान को बताया संप्रभु और एटमी संपन्न देश। भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान ने कांग्रेस की नीयत की खोली पोल। सत्ता में आने पर 2 पत्नियों वाले घर को 2 लाख रुपए देने का वायदा बना विवाद की वजह। भाजपा ने लिया आड़े हाथों। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में ठोकेंगे ताल। अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो जेपी नड्डा हरियाणा और चंडीगढ़ में संभालेंगे कमान। राजनाथ सिंह दुमका में जनसभा और गोड्डा में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने तेज की प्रचार की धार। मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे पब्लिक मीटिंग। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कानपुर और कन्नौज में होनी है संयुक्त जनसभा। मायावती भी यूपी में करेंगी प्रचार। 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से करेंगे नामांकन। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से भरेंगे पर्चा। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे और रवि किशन का भी नामांकन आज। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया गिरफ्तार। भारतीय सेना गोला बारूद का आयात करेगी बंद। गोला बारूद के उत्पादन में देश बनेगा आत्मनिर्भर। भारतीय सेना ने एडीजी मेजर जनरल वीके शर्मा ने कहा, घरेलू इंडस्ट्री से सभी मांगों को पूरा करने का लक्ष्य। पहलवान बजरंग पुनिया की बढ़ी मुश्किलें। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बजरंग पुनिया को किया सस्पेंड। नाडा को डोप सैंपल देने से किया था इनकार। और आइए अब खबरों की करते हैं शुरुआत। कांग्रेस अभी सैम पित्रोदा के बयान से उबर भी नहीं पाई थी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर के एक विवादित बयान ने उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर वीडियो में धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और भारत को उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी शक्ति देश है और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मसल पावर दिखाकर उसे कमजोर समझने की गलती ना की जाए। कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। एक समय में कांग्रेस के सबसे बड़े बयानवीर नेता रहे मणिशंकर अय्यर विवादित बयान देने वाले नेताओं की सूची में अब शुमार हो गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व भारतीय राजनयिक मणिशंकर अय्यर ने कुछ महीनों पहले पाकिस्तान की तारीफ की थी।
अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान के लोग प्यार मिलने पर प्यार बरसाते हैं। मैं अब तक जिस भी देश में गया वहां इतने खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जितना पाकिस्तान में हुआ। वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले अय्यर ने आज़ादी को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई थी। अय्यर ने कहा था कि पिछले 7 सालों से हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। एक सेमिनार में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि साल 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम हैं। वहीं 2017 में अय्यर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री के आवास पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठक के संबंध में भी तथाकथित अपमानजनक टिप्पणी की। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं साल 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें जगह दिला सकते हैं। और मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा के साथ साथ दोहरी नीति छोड़ने की भी नसीहत दे डाली। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। तो भाजपा नेता रवि किशन ने भी मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर कहा कि आज का भारत शक्तिशाली है। उन्होंने पाकिस्तान की चरमराती अवस्था का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान इस वक्त तो अपने लिए अनाज जुटा रहा है, खाने की तकलीफ है, वो कटोरा लिए यहाँ वहाँ जा रहा है। ये मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया। ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता है, माँ माँ माई माई करता है। मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो सब खाली उन लोग फोटो दिखा देते हैं मोदी जी को, सबको मिर्गी आने लगता है पाकिस्तान में। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार उदित राज ने कहा, मणिशंकर अय्यर के पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, इसलिए वो जो भी कहते हैं वो उनकी निजी राय है। कांग्रेस का ऐसा कोई रुख नहीं है। डॉक्टर सैम पित्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं, तो जब इस्तीफा दे दिए हैं तो उन्हीं के साथ उनका बयान चला जाता है, कांग्रेस का बयान नहीं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है। कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है, कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। और इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र मिश्र हैं और साथ ही साथ कुमार आलोक भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ना मणिशंकर जिस तरह से कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए तो विवादास्पद बयानबाजी है ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है, ये उस सोच की तरफ इशारा करती है जो विभाजनकारी होने के साथ साथ लगातार इस रुख के साथ आगे बढ़ती है कि देश में जब सब कुछ सही चल रहा है तो आखिर ऐसा क्यों है। जिसके 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मणिशंकर अय्यर के इस साक्षात्कार को सुने जो किसी यूट्यूबर या पत्रकार ने लिया है, जब वो कहता है कि भारत के पास भी एटीएम बम है, तब मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं कि हाँ, कोई पागल अगर उस बम को छोड़ देगा लाहौर में तो 8 सेकंड में अमृतसर में उसका असर हो जाएगा। यानी आप भारत के संप्रभु राष्ट्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के मुखिया को किस तरह से आप कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था, भारत ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम पहले कभी
इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आत्मरक्षा के लिए हमने ये ताकत हासिल की है, एटमी ताकत हासिल की है। और दूसरी तरफ आप अपने बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, वहां कोई अगर सिरफरा आ गया और उसने अगर कुछ ऐसा कर दिया तो क्या होगा। तो आप एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, इसलिए आप झुक जाइए और आप उनकी शर्तों पर बात कीजिए। आप ये कहना चाहते हैं क्या? आप भारत के हितों को किनारे पर रखकर बात कीजिए, आप ये कहना चाहते हैं क्या? और जब आपको याद दिलाया जाता है कि भारत में भी एटमी ताकत है और भारत पहले परमाणु संपन्न राष्ट्र बना है, तब आप किस तरह की आपत्तिजनक बात कहते हैं? और यही वो मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने एक बहुत ऐसा बयान दिया था 2014 में, जो आपने सुनाया भी, कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के कभी नहीं बन सकते, वो चाय बेच सकते हैं, चाहे तो चाय का स्टॉल लगा दिया जाए। और उस बयान के बाद हमने देखा कि पूरी राजनीतिक विमर्श बदल गया था 2014 में। उसके बाद कई और बयान उन्होंने दिए। पाकिस्तान की इफ्तार पार्टियों में जब होती है दूतावास में जाते रहते हैं, पाकिस्तान में भारत के राजनयिक के तौर पे काम कर चुके हैं, विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, केंद्र में यूपीए सरकार में कई विभागों के, पेट्रोलियम मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय को कवर करते रहे, तो उसके मुखिया रहे। तो एक तरह से देखें, किसी तरह से उनके बयान को खारिज कर देना, कांग्रेस के नेताओं को ये कहना कि वो कांग्रेस के पद पे नहीं है, ये लोगों के गले इसलिए नहीं उतरेगा। और बीजेपी ये कह भी रही है कि ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है कि कांग्रेस की संस्कृति में पुष्पित पल्लवित हुए नेता किस तरह के बयान देते हैं। केवल मणिशंकर अय्यर नहीं, पित्रोदा ने तो जो कुछ बयान दिए उस पर तो हम देख ही रहे हैं कि उनका पद चला गया। फारूक अब्दुल्ला याद कीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास बड़ी ताकत है और भारत को सलाह दी उन्होंने। एक तरह से हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण नेता है, इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था, इससे पहले जाना होगा। तमाम इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने पाकिस्तान प्रेम जो दिखाया समय समय पर, उसकी अब एक पूरी फेहरिस्त याद आ रही है जब मणिशंकर अय्यर ने ऐसा बयान दिया। इसी पर कल चर्चा भी हो रही थी मीडिया में जी, इसी पर रिएक्शन लेते कि कुमार लोग लगातार कांग्रेस कवर करते आए हैं उस पर कि कुमार, अभी आपसे ही कल चर्चा हो रही थी सैम पित्रोदा की बयानबाजी पर। आखिर जो बिगड़े बोल बोले हैं मणिशंकर अय्यर ने, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की भी पोल खोलते हुए नजर आते हैं, भले ही वो किसी आधिकारिक पद पर नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है और अभी शैलेंद्र ने भी बताया, लेकिन पार्टी अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकती क्योंकि कई अहम पदों पर रहे हैं अपने कार्यकाल में मणिशंकर अय्यर। पहले पोल खोल चुके हैं। जब याद कीजिए कि जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे तो अमेठी में जब पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट वहाँ खुलना चाहिए जहाँ पेट्रोलियम है, आसाम के इलाके हैं या जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ खुलना चाहिए। तो राहुल गांधी की भी फजियत कर चुके हैं जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे। और ये जो बयान जब उन्होंने दिया है, जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उसमें तो साफ और स्पष्ट है कि पाकिस्तान प्रेम उनका कितना गहरा है। और पहले भी अगर आप याद करें कि 2019 में वो गए थे फैज़ अहमद का जो जयंती मनाई जा रही थी पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के कसीदे गढ़े थे कि पाकिस्तान के जैसा प्यार मुझे मिला है वैसा दुनिया में कहीं नहीं मिला, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान के लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन उसकी तुलना आप भारत से क्यों कर रहे हैं? आप उसकी तुलना यूँ क्यों कर रहे हैं कि एटम बम उसके पास है, परमाणु बम उसके पास है। अगर वो कोई भी सिर फिरा या पागल वहाँ पर मिलिट्री का अध्यक्ष बन गया या PM बन गया तो 8 मिनट के अंदर अमृतसर में रेडियो एक्टिविटी इतना बढ़ जाएगी कि बर्बाद हो जाएगी, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह के बयान अगर आप कांतिलाल भूरिया का देखें, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है चुनावी रैली में, उनकी पत्नी वहाँ से कोरबा से सांसद भी हैं और कितना घटिया उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो कांग्रेस की फजियत कांग्रेसी ही कर रहे हैं और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इस तरह की बयानबाजी 2019 के चुनावों में भी हुई थी, लेकिन इस बार का स्तर लगातार और निचला होता जा रहा है जब हम विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, जिस संप्रभुता की हम बात करते हैं, जिस हम स्टेबिलिटी स्थायित्व की बात करते हैं, इस तरह की बयानबाजी से साफ पता लगता है कि विपक्ष जिस गठबंधन को लेकर बात करता है, भारत के लिए बात करता है, अखंड भारत की बात करता है, वो दूर दूर तक उसके इस बयानों में और उसकी सोच में कहीं भी नहीं है। देखिए, सिर्फ मणिशंकर अय्यर का बयान नहीं,
बीजेपी लगातार ये कहती रही है। राहुल गांधी के कुछ विदेश में जाकर ऐसे बयान आए जहां उन्होंने भारत की बुराई की, ये बीजेपी का दावा था। दुनिया के देशों से मदद मांगी नरेंद्र मोदी को हराने में। मणिशंकर अय्यर और तमाम नेताओं की जब इस तरह के बयान आए, पाकिस्तान को लेकर तो मणिशंकर अय्यर का प्रेम कितना गहरा है आप देखें। वो गए थे, उन्होंने कहा था इतना प्यार कहीं नहीं मिला। कल ही एक आंकड़ा जो पब्लिक डोमेन में था उस पर एक जो रिपोर्ट आई, दुनिया के चंद देशों में है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी घट गई, यानी अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना होती है। हम जानते हैं कि तमाम हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान से भारत में शरण लिए हुए हैं। बीते दशकों में हजारों लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक भारत आए, जिनको सीए के जरिए भारत ने नागरिकता देने का काम किया है, और बहुसंख्यक आबादी पाकिस्तान में बढ़ गई। तो ये पाकिस्तान कितना बेहतर देश है ये हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। एक एक करके दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो कलई है वो खुलती रही है, लेकिन मणिशंकर अय्यर है कि मानते नहीं। पाकिस्तान का प्रेम अक्सर दिखता है, वहां जाते हैं तो कसीदे करते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत को एक तरह से धमकाने वाले अंदाज में इस तरह के इंटरव्यू देते हैं कि आप उनसे बात कीजिए, नहीं तो उनके पास एटम बम है। तो अब मणिशंकर अय्यर क्या कहना चाहते हैं ये उनसे ही एक तरह बेहतर पूछा जा सकता है। उन्हें सामने आना चाहिए, सफाई देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उदित राज चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली की एक सीट पर, नए कांग्रेसी बने, वो भी कह रहे हैं शैलेंद्र नहीं है। उनको सफाई तो देनी पड़ेगी, लेकिन जिस पावर पॉलिटिक्स, जिस मसल पावर का वो जिक्र कर रहे हैं कुमार, उन्होंने कहा कि भाई मसल पावर जो है वो पाकिस्तान के पास है और डायलॉग होना चाहिए। लेकिन लगातार भारत पहले ही कह चुका है कि जिस धरती पर अगर आतंकवाद फलेगा फूलेगा तो किसी कीमत पे भी उनसे बातचीत नहीं होगी। जिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की वो बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको पारदर्शी होना पड़ता है, आपको जवाबदेह होना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान कभी रहा नहीं है भारत के प्रति। ये है खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच भारत 2 कदम आगे रहा है निगोशिएशन को लेकर के, सीमा पर कैसे शांति बहाल की जाए। लेकिन जब जब निगोशिएशन भारत 1 कदम आगे बढ़ा है, पाकिस्तान 2 कदम पीछे हटा है और बार बार उसने धोखा दिया है भारत को। तो उस स्थिति में डायलॉग की स्थिति नहीं होगी। ये तो विदेश मंत्रालय बताएगा कि क्या अभी पोजीशन है, डायलॉग की स्थिति है कि नहीं है। लेकिन आप कौन होते हैं? आप मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस में उदित राज कह रहे हैं कि पार्टी में उनका कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर किस स्तर से वो बोल रहे हैं और उसको उदित राज डिफेंड कर रहे हैं। कल परसों जयराम रमेश ने डिफेंड किया था जो सैम पित्रोदा का जो बयान था उसको लेकर के कि उनकी निजी राय है। जब निजी राय है तो पार्टी के ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, वो इंडिया के बाहर जो भी वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है, जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम होता है वो उसके वो संयोजक हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि ये उनकी निजी राय है? तो इस तरह से ये जो बयान आया है मणिशंकर अय्यर का, मैंने पहले भी बताया कि कांतिलाल भूरिया ने जिस तरीके का घटिया बयान दिया है वो भी अपने आप में निंदनीय है। तो कांग्रेस किसको डिफेंड करेगी और कहां डिफेंड करेगी ये तो बताए। बिल्कुल। और पहले विरासत टैक्स को लेकर लगातार बैकफुट पर आती हुई कांग्रेस, जिसमें सैम पित्रोदा ने जो नस्ल भेदी टिप्पणी की थी, और अब जिस तरह का बयान दिया है जो कि बहुत शर्मनाक है मणिशंकर अय्यर द्वारा, अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे से अलग करेगी और क्या स्पष्टीकरण देगी, इस पर रहेगी सबकी निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। चलिए शैलेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले वो सुन लेती हूँ, फिर आपसे विदा लूंगी। कहिए शैलेंद्र। मैं कह रहा था कि क्या मणिशंकर अय्यर ये सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहे, अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए होते देता रहे। हमने देखा कि जब मुंबई आतंकी हमला हुआ उसके बाद कितने ठोस सबूत भारत ने सामने रखे और पाकिस्तान अपने धरती से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। अब ये केवल भारत नहीं कहता, दुनिया के तमाम मंचों पर यह बात सामने आ चुकी है और उसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। तो क्या मणिशंकर ये सलाह दे रहे हैं कि भारत अपने हितों को किनारे रखकर पाकिस्तान से बात करे? और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उनको स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर के बयान से वो सहमत हैं कि नहीं है, और नहीं है तो मणिशंकर अय्यर के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। चूंकि कई दशकों तक मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के केवल सक्रिय सदस्य नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं, शीर्ष परिवार के करीबी रहे और मंत्री केंद्र में रहे, बड़े बड़े पदों पर। बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने शान में कसीदे पढ़े हैं और सम्मान की बात वो कर रहे हैं, लेकिन शायद वो खुद भूल गए कि किस तरह की अभद्र टिप्पणी और असम्मानजनक बातें उन्होंने कही हैं प्रधानमंत्री के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और कुमार आलोक, आपका इस मुद्दे पर
तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है इस बयान को लेकर। तो मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। भारत जानता है कि मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। और वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद कांतिलाल भूरिया ने किस तरह का विवादित बयान दिया है उस पर भी करेंगे बात। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और बात मध्य प्रदेश की, जहां रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की नीयत की पोल खोल डाली। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भूरिया ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और किसी की 2 पत्नियां हैं तो उनके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं ये विवादित बयान। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांतिलाल भूरिया को उनके विवादित बयान के लिए आड़े हाथों लिया। यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी। पूनावाला ने कहा कि कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की सारी योजनाओं की कलई खोल दी। उन्होंने दिखा दिया कि महिलाओं को सम्मान देने की तथा कथित गारंटी सिर्फ महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए है। ये गारंटी सिर्फ वोट बैंक के लिए है। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की। बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी, वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं कि यदि आपकी 1 शादी हुई है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1-1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला जनता के सवालों से भागते नजर आए। दरअसल उमर अब्दुल्ला चुनाव प्रचार के लिए कुपवाड़ा में थे। इस दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों ने उनसे कुछ सवाल किए, जिनके जवाब वो नहीं दे पाए और अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। भाजपा नेता अमित मालविया ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इनके लिए जनता की सेवा करने से ज्यादा आसान भाषण देना है। कुपवाड़ा में लोगों ने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो वायदे किए
उन्होंने वो पूरे क्यों नहीं किए। गुस्साए लोगों ने पूछा कि कश्मीर के लालपोरा में सब डिवीजन बनाने का अपना वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया। अमित मालविया ने तंज भी कसा कि श्रीनगर लोकसभा सीट से बेटे की हार को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला सीट से बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो 24 की चुनौती में तूफानी रैली, विशाल जनसभाओं और रोड शो का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में चुनावी प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के महबूबनगर जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर प्रधानमंत्री का रुख ओडिशा की तरफ होगा और वो भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। मिशन 400 पार के नारे के साथ एक सीट को जीतने के लिए भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर एनडीए के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे। यहां वो नादिया जिले के राणाघाट और बीरभूम संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद शाह आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह आलूवालिया के समर्थन में शाम 4 बजे रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मैदान में शिशु बागान तक रोड शो करने वाले हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में दोपहर करीब 12 बजे रोड शो कर जनता के बीच भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे, जिसके बाद वे शाम 4 बजे चंडीगढ़ के रामलीला मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के गोड्डा और दुमका में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री दुमका के यज्ञ मैदान में सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजनाथ गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। आज विपक्ष के कई दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान पर उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे। खड़गे का दिन का पहला चुनावी कार्यक्रम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। यहां वो एक प्रेस वार्ता कर लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी सभा कर लोगों से वोट मांगेंगे। शाम को खड़गे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के भी आज 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। राहुल आज लखनऊ में हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 सत्रों में आयोजित होने वाले सम्मेलन में राहुल शाम 6 बजे से आयोजित एक सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले करीब 30 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ यूपी के कन्नौज और कानपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगी। मायावती लगातार चुनावी प्रचार को धार दे रही हैं। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना साहिब से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार के पटना साहिब में आम चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा।
उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर से चुनाव लड़ना और नामांकन दाखिल करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। झारखंड की गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे आज नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ रहेंगे उपस्थित। बिहार की काराकाट संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज नामांकन दाखिल करेंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान किए जाएंगे। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के साथ है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। अजय राय यूपी की वाराणसी लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014-2019 की लोकसभा चुनाव में भी अजय राय 2 बार प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और 24 की चुनौती में बस इतना ही, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में ईडी ने कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, और यहाँ तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने कहा कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफ्तार या न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। गौरतलब है कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और इससे पहले ईडी ने 9 समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल उसके समक्ष पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे और अब तिहाड़ जेल में बंद हैं। आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को बढ़ाते हुए भारतीय सेना अगले साल तक गोला बारूद का आयात बंद करने की योजना बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू उद्योगों ने फोर्सेस की गोला बारूद से जुड़ी सभी मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन की क्षमता बढ़ा ली। सेना वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए भी तैयार है। भारतीय सेना कुछ साल पहले तक सालाना ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थी, लेकिन अब सेना ने स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए। सेना ने इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूद में से करीब 150 के लिए स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए, जिससे आयात को बंद किया जा सके। सेना के इस कदम का लक्ष्य यही है कि आने वाले साल में 2025-26 तक हथियारों के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया जा सके। भारतीय सेना के एडीजी मेजर जनरल वीके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले वित्त वर्ष में सेना गोला बारूद का आयात नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना वर्तमान में सालाना 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद खरीद रही है, लेकिन अब इनकी आपूर्ति स्वदेशी तरीके से की जाएगी। धीरे धीरे गोला बारूद के आयात पर रोक लगाई जाएगी। Government of India, Indian Army launched an initiative for indigenizing their ammunition. We started with the vision that in the next couple of years, we'll have zero import of ammunition. It was a tall vision because in 60-70 years before that, we were always dependent on imports for meeting our critical ammunition requirements. And it is the active cooperation of all the stakeholders, Government of India, Ministry of Defence, ordnance factories, industry partners,
that today I'm so happy to convey that we are very close to realizing our vision of zero import. Next financial year, 25-26 onwards, we will not have any import of ammunition other than quantities where the economical order quantities are not available for small quantities, where it is not economical for the industry to get into that particular ammunition. Under the guidance of government. अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल को इंग्लैंड के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा देश की सबसे ऊंची टनल के रूप में मान्यता दी गई है। इस मौके पर बीआरओ ने खुशी जताई। 2.598 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग का निर्माण बीआरओ ने किया। तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग रणनीतिक तवांग क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इसी वर्ष मार्च में इस सुरंग का उद्घाटन किया था। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में 238 गंतव्यों में से 115 देशों को अगर देखा जाए तो भारत का निर्यात वहां बढ़ा है। जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा उनमें अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन, ब्रिटेन, सऊदी अरब, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली शामिल हैं। पिछले वित्त वर्ष में देश का वस्तु निर्यात 3% गिरावट के साथ 437 अरब डॉलर रहा। हालांकि सेवा निर्यात बढ़कर 341 अरब डॉलर हुआ, जबकि 2022-23 में ये 325 अरब डॉलर था। वहीं लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का कुल निर्यात 2022-23 में उच्चतम स्तर पर पहुंचा। पिछले वित्त वर्ष में देश का कुल निर्यात 778 अरब डॉलर तक था, जबकि 2022-23 में ये 776 अरब डॉलर के आसपास रहा। इस तरह निर्यात में 0.23% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। भारत की वस्तु निर्यात की हिस्सेदारी भी 2014 के अगर अनुमान को देखें तो 1.70% से बढ़कर 2023 में करीबन 0.25% है। इस दौरान विश्व माल निर्यातकों में भारत का जो 19वां स्थान है उससे वो उछलकर 17वें स्थान पर आया। वहीं 2023-24 में शीर्ष 10 गंतव्यों में भारत के निर्यात में सालाना आधार पर 13% की वृद्धि देखी गई। भारत के निर्यात में यूएई 35 अरब डॉलर से ज्यादा के निर्यात मूल्य के साथ प्राथमिक गंतव्य के तौर पर उभरा है। और अब बात स्मार्टफोन्स की। बदलते वक्त के साथ पुराने साधारण फ़ोन की जगह स्मार्टफोन की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। आज हर जो आम शख्स है उसके पास स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। यही वजह है कि देश में एक साल पहले की तुलना में इस बार की अगर तिमाही देखें तो स्मार्टफोन की बिक्री की संख्या के हिसाब से 8% और मूल्य की अगर हम तुलना करें तो 18% की बढ़ोतरी हुई है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि तिमाही के दौरान बिकने वाले हर 100 स्मार्टफोन्स में से 71% 5G स्मार्टफोन थे। देश के समग्र स्मार्टफोन बाजार में प्रीमियम सेगमेंट की हिस्सेदारी अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर यानी कि 20% पर पहुंची। भारत का स्मार्टफोन बाजार पहली तिमाही में अपने उच्चतम मूल्य पर पहुंचा। लोग प्रीमियम फ़ोन ज़्यादा खरीदते हैं और इसकी वजह से स्मार्टफोन बाजार में रेवेन्यू बढ़ा है। मध्य स्तर के उपभोक्ताओं में से 1/3 से ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट में अपग्रेड करने के लिए इच्छुक हैं और इस ट्रेंड के पीछे किफ़ायती फाइनेंसिंग योजनाएं, ट्रेड इन के लिए बेहतर मूल्य और बंडल योजनाएं शामिल हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग और इमेज इन्हांसमेंट जैसे टॉप फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिससे चंद्रशेखर जो हैं वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं कि आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं, एक डिफेंडर बन गए हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडर कहेंगे इन्हें हम डिस्टेंस कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। ये तो उनका एक रूटीन बन गया है कि जब 2019 में सैम पिट्रोडा को जब पूछा गया था कि आप पुलवामा के टेरर इंसिडेंट के बारे में क्या विचार है, उन्होंने कहा नहीं, टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है। पाकिस्तान टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है। तो सैम पिट्रोडा, मणिशंकर अय्यर, सैम पिट्रोडा के बारे में तो उन्होंने डिस्टेंस कर ही लिया है। मुझे पूरा यकीन है और आज जयराम रमेश या कोई कांग्रेस के पार्टी वाले मणिशंकर अय्यर के अप्रोच को भी वो डिस्टेंस करेंगे। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर हो या सैम पिट्रोडा हो या जो भी हो,
ये एक पैटर्न दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के विचार, उनके नीति, नीयत के बारे में। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अलग अलग एग्जाम्पल कांग्रेस का अप्रोच जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स टेररिज्म। मणिशंकर अय्यर के बारे में आपने सुना ही है, कल जो उन्होंने कहा। हाल ही में महाराष्ट्र का एक कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कसाब टेररिस्ट नहीं है और हेमंत करकरे को कोई पुलिस का ही इंस्पेक्टर ने मारा था और इसमें कसाब का कोई दोष नहीं है। ये कांग्रेस के लीडर का एक बयान है। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के और राहुल गांधी के एक मेंटर थे उन दिनों में, उन्होंने कहा कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये आरएसएस का साजिश है। हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं और ये जो डिस्टेंसिंग का सवाल है, जो रोज कांग्रेस किसी न किसी स्टेटमेंट से डिस्टेंस करते हैं, ये पहले भी उन्होंने किया हुआ है। सैम पिट्रोडा का हुआ है, आज मणिशंकर अय्यर का होगा, उससे पहले दिग्विजय सिंह का भी हुआ। लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही रहे और नेता बने, राज्यसभा एमपी बने। कांग्रेस ने ही हाल में केरल और कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान एसडीपीआई और पीएफआई दोनों पीएफआई आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर लिंक्स हैं, उनके साथ उनका सपोर्ट लिया इलेक्शन के दौरान। मैंने सैम पिट्रोडा के बारे में कहा 2019 में उनका क्या बयान था, और हाल ही में 2019 में पुलवामा के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। पुंछ के बाद, इस रीसेंट टेरर अटैक के बाद, जहां पे एक इंडियन एयरफोर्स के एक एयर वॉरियर शहीद हुए, उसके बारे में भी कांग्रेस के नेता लोग ने क्या कहा आप सबको मालूम है। तो भाजपा का कांग्रेस पर हमला जो मणिशंकर ने बयान दिया है, साफ तौर पर इस पर राजीव चंद्रशेखर आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नया भारत है, किसी से डरता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के लिए जब आतंकवाद की बात आती है तो डिफेंडर का रोल अदा कर रही है। और आइए अब रुख करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। एयर इंडिया प्रबंधन और एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस उन सभी क्रू सदस्यों को बहाल करने पर राजी हो गया जिन्हें एयरलाइन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत टर्मिनेशन लेटर भेजा था। वहीं कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और काम पर वापस लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। गौरतलब है कि एयरलाइन के कई केबिन क्रू सदस्यों ने बीमार होने की बात करते हुए अचानक काम पर आना बंद कर दिया था। इसके कारण करीब 100 उड़ानें रद्द हो गई थी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 24 की जनवरी से मार्च तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 21,384 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में यह करीब 18,094 करोड़ रुपए था। वहीं सालाना दर के हिसाब से बैंक का नेट प्रॉफिट 25% बढ़ गया है। तिमाही नतीजों के साथ बैंक ने शेयर धारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में बैंक को तगड़ा मुनाफा हुआ है। पीएनबी का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 3,010 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में बैंक ने 1,159 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा कमाया था। पीएनबी ने बताया कि इस तिमाही में बैंक के इनकम में सुधार के साथ बैंक लोन में भी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय स्टेट बैंक 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने वाला है, जिन्हें आईटी सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारे ने जानकारी दी। देश के सबसे बड़े बैंक में वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर 2,32,296 कर्मचारी थे, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 2,35,858 कर्मचारियों की तुलना में कम है। इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने अप्रैल में 18,917 करोड़ रुपए आकर्षित किए, जो पिछले महीने की तुलना में 16% कम है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार यह इक्विटी फंडों में शुद्ध प्रवाह का लगातार 38वां महीना है। इसके अलावा एसआईपी का योगदान 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया और पिछले महीने के 19,271 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल में 20,371 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
मारुति सुजुकी इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लाने पर विचार कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी हिसाशी ताकुची ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रीमियम हैचबैक की वार्षिक बिक्री 2030 तक 10 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जो मौजूदा लगभग 7 लाख से अधिक है। हिसाशी ताकुची ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य साल 2029-30 तक भारत में 6 ईवी पेश करने का है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और इस शुभ तिथि पर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट खुल गए। सेना के ग्रैंडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच सुबह 7 बजे विधि विधान के साथ धाम के कपाट खुले। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ उनके दर्शन किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश के और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा हुई। इस अवसर पर मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे और अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई है। धर्मशाला में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रन से हराया। मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। आरसीबी ने विराट कोहली के 47 गेंदों पर 92 रन के दम पर 7 विकेट पर 241 रन का स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने 55 रन की पारी खेली। 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम 17 ओवर में 181 रन पर ढेर हुई। रिली रोसो ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए और जीत के बाद आरसीबी ने प्लेऑफ में पहुंचने पर जो अपनी उम्मीदें हैं उसे बरकरार रखा। आईपीएल में आज अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आयोजित होगा। एक तरफ सीएसके के सामने अंतिम 4 के दावे को मजबूत करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के आगे अंतिम 4 की रेस में खुद को बनाए रखने के लिए भी चुनौती है। पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना इस मैदान पर हुआ तब साई सुदर्शन की 96 रनों की पारी की बदौलत ही गुजरात की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल हुई थी। बात भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के चलते नाडा द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया। गौरतलब है कि बजरंग पुनिया ने सोनीपत में आयोजित चयन ट्रायल के बाद डोप सैंपल देने से इनकार किया। बजरंग से नाडा ने 7 मई तक इस पर जवाब मांगा था, जिस पर उनके वकील ने नाडा के नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया। भारतीय पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल को भरोसा है कि जापान में होने वाली पैरा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल शानदार प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही उन्हें भरोसा है कि उनका प्रदर्शन भी इस प्रतियोगिता में अपने पिछले रिकॉर्ड से आगे निकलने में रहेगा। सुमित से इस प्रतियोगिता को लेकर और उनकी तैयारी के बारे में और आगामी लक्ष्य को लेकर ज्यादा बात की है हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। आइए आपको सुनवाते हैं। जैवलिन के खेल में देश का कद लगातार आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हमारे साथ पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुमित, कोबे में विश्व चैंपियनशिप है पैरा की, इसको लेकर के जाहिर तौर पर तैयारी अपने स्तर पर पूरी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको इस चैंपियनशिप में, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के? बिल्कुल सर, तैयारी काफ़ी अच्छी की है हमने, काफ़ी मेहनत की है। कोशिश करेंगे गोल्ड मेडल के साथ में ही लौटे और सबसे मेन फोकस हमारा इंजरी फ्री रहना रहेगा, क्योंकि 3 महीने बाद उसके पैरालंपिक्स हैं, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है पैरा स्पोर्ट्स का। तो मेन फोकस हम पैरालंपिक्स पे रख रहे हैं और बाकी कोशिश यही करेंगे कि कोबे से भी गोल्ड मेडल के साथ में ही लौटे। सुमित, आप जिस भी प्रतियोगिता में उतरते हैं वहाँ पे गोल्ड जो होता है वो आपके लिए रखा रहता है, वहाँ पे आप करते हैं और न केवल गोल्ड जीतते हैं बल्कि कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी कायम करते हैं। हमने देखा हांगझाओ में जिस तरह से पैरा एशियन गेम्स में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 73.29 का है। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना और हर इवेंट पे जाकर के गोल्ड मेडल को हासिल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा
टारगेट अचीव करने जैसा होता है। तो इसको किस तरह से करते हैं, क्या माइंड मेकअप रहता है? हम कोशिश करते हैं कि जो आज हैं आने वाले कल में थोड़ा उससे बेहतर रहें। कोशिश यही करते हैं कि अपना जो मार्क है उसको बीट करें। बाई चांस हम आज 70 मीटर पे हैं तो कल 69 पे ना जाएं, 71 पे जाएं। तो बस मेरा और मेरे कोच और मेरी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका यही वो रहता है कि खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उसी से सर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैवलिन के खेल में जिस तरह से देश का कद बढ़ा है, लगातार देश जो है वो सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है, इसमें नए खिलाड़ी जो हैं वो निकल करके आते जा रहे हैं। तो क्या एक बड़ी वजह मान रहे हैं इसके पीछे? इसके पीछे आई थिंक नीरज चोपड़ा भाई का मेडल, क्योंकि पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि जैवलिन थ्रो भी कोई स्पोर्ट होता है। जैसे मैं 2019 में जब मैंने फर्स्ट टाइम पे अपनी पर्सनल जैवलिन परचेज़ की तो मैं उसको छुप के लेके जाता था, क्योंकि कॉस्ट ही इतनी थी कि किसी को बताओ भी कि बाई चांस, क्योंकि गांव में सभी पूछ लेते हैं कि कितने की आती है, तो उनको कोई ये नहीं बताएगा कि ये 1.25 लाख की है, 1.5 लाख की है, क्योंकि वो सब फिर आई थिंक एज ए जोक लेंगे उस बात को। तो उसके बाद में नीरज भाई के मेडल के बाद में हमारा मेडल आया, लोगों को थोड़ी और जागरूकता हुई। तो स्पेशली मैं पैरा स्पोर्ट्स की बात करूं तो आई थिंक जैवलिन एक बहुत ही मेजर गेम बन चुका है पैरा स्पोर्ट्स का, क्योंकि आई थिंक 8 to 9 एथलीट्स अलग अलग कैटेगरीज़ में अब की बार कोबे में पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग हर एक एथलीट मेडल का दावेदार है। तो यही है सर कि अवेयरनेस जितनी बढ़ी है और गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है स्पेशली पिछले कुछ सालों में। तो बस उन्हीं का साथ है सर कि एथलीट इतने अवेयर हो रहे हैं और आगे निकल के आ रहे हैं। पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के बाद अब सीधे उसके बाद पैरालंपिक रहेगा जो कि पेरिस में होना है, तो उसको लेकर के कुछ अभी से कुछ तैयारी का कुछ काफ़ी हार्ड वर्क किया है, इसलिए पैरालंपिक्स को ध्यान में रखते हुए अभी पीक परफॉर्मेंस नहीं निकाल रहे हैं हम। कोशिश यही रहेगी कि पैरालंपिक्स के टाइम पे ही हम अपनी पीक परफॉर्मेंस पे हो, और कोशिश करेंगे कि जैसे टोक्यो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता था तो कुछ ऐसा ही पेरिस में भी कोशिश करेंगे कि हो। आपने इस बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सुमित अंतिल जो कि पैरा जैवलिन थ्रोअर हैं और जिनको यकीन है कि उनका जो प्रदर्शन रहेगा वो कोबे में पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शानदार रहेगा, और न केवल यहाँ पर बल्कि इसी प्रदर्शन के आधार पर वो खुद को पैरालंपिक जो कि पेरिस में होना है उसके लिए भी अपनी तैयारी को पूर्ण मान रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। टेढ़े मेढ़े दांत आमतौर पर बच्चों में देखे जाते हैं। दांतों में समस्या हो तो व्यक्ति हंसने से हिचकिचाता है, साथ ही कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना भी रहती है। ऐसे में क्या किया जाए, इससे निपटने के लिए समझते हैं आज के हमारे हेल्थ सेगमेंट की इस खास रिपोर्ट में। टेढ़े मेढ़े दांत होना एक आम समस्या है। बहुत से बच्चों के दांत बचपन से ही टेढ़े होते हैं। कई बार उनके दूध के दांत ठीक होते हैं, लेकिन जब परमानेंट टूथ यानी स्थायी दांत निकलने लगते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं। 2-3 खास वजह हैं। एक तो थंब सकिंग है, माउथ ब्रीदिंग हैबिट है, बच्चों की च्युइंग हैबिट जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। सॉफ्ट डाइट लेते हैं बच्चे, डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं, जो कि लीड करता है टेढ़े मेढ़े दांतों की, जिससे जड़ के साइज छोटे हो जाते हैं और सारे दांत उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े उगते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चा जब 1 साल का होने वाला होता है तो उसके दूध के दांत आने लगते हैं और ये दांत 5 से 6 साल तक रहते हैं, फिर टूटने लगते हैं। इस दौरान माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े न हो। 6 साल तक के बच्चे के दांत जो है दूध के दांत होते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब परमानेंट दांत आते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि उनके परमानेंट दांत बच्चे के जो है प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहे हैं, वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, अगर जड़ साइज छोटा है तब तो निकटतम किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से या दंत चिकित्सक से आप संपर्क करें। अदरवाइज इसको 10 साल तक एज इट इज छोड़ दें। नेचर अपने आप को बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करता है, इसको हम लोग सेल्फ करेक्टिंग एज बोलते हैं। और ये समस्या अगर सारे दांत आ जाते हैं जब परमानेंट एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, तब किसी आर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें अगर ये टेढ़े मेढ़े की संभावना रहती है तो। दांतों में टेढ़ापन होने की वजह से दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारी पेरियोडोंटल डिजीजेस का खतरा बढ़ता है। दांतों और हड्डियों को नुकसान हो सकता है। चबाने और पाचन संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। अत्यधिक घिसाव होने की वजह से दांतों को क्षति होती है। बोलने में कठिनाई हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी और दर्द की समस्या भी हो सकती है।
फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है कि ये दांत टेढ़े मेढ़े हैं और इनके भविष्य में भी टेढ़े मेढ़े रहने की संभावना है। और इसके बाद हम उसमें एक्सरे कराते हैं, ओपीजी कराते हैं, सीबीसीटी कराते हैं, इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे कि हमें ये पता लगता है कि टेढ़े मेढ़े दांत हैं। इलाज के लिए कई विकल्प हैं। अगर आपके बच्चा जो है ऐसी एज से गुजर रहा है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो उसके लिए किसी आर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें। उसके पहले आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं और उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इसमें मोस्टली ये देखा गया है टेढ़े मेढ़े दांतों में ब्रेसेज लगाए जाते हैं। आजकल कमर्शियली जो है कई तरह के ब्रेसेज अवेलेबल हैं, टूथ कलर्ड भी हैं और जो दिखते हैं वो भी है, और आजकल इनविजिलाइन भी आया हुआ है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं किसी क्वालिफाइड आर्थोडोंटिस्ट से। टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के लिए कई विकल्प हैं। ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा रिटेनर, एक्सपैंडर और अलाइनर्स भी अच्छे और उपयोगी विकल्प सिद्ध हो सकते हैं। आवश्यक है कि दांतों में टेढ़ेपन की समस्या होने पर समय नष्ट न किया जाए, बल्कि एक दंत विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। इसका कारण जानकर सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं 12 बजे के समाचार में से हुई कृतिका के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।